हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पॉलिटी में टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय। आज हम क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया हो। क्या हो? संविधान में उल्लेख हो उनका कहीं न कहीं। संविधान में उल्लेख है, इसका अर्थ ये है कि उनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी होंगे। किसी भी, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो उसके लिए क्या है, कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं, जैसे कि 324 से लेके 329 तक। तो उनके स्पेसिफिक आर्टिकल्स होंगे और इनका मेंशन जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो संवैधानिक निकाय कौन से हो गए? जिनका संविधान में उल्लेख किया गया हो और इनके कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी होंगे। तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। सबसे पहले यह पोस्ट हमने कहाँ से ली है? केक की पोस्ट हमने ली है ब्रिटेन से। केक की पोस्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये सिंगल मेंबर बॉडी है कि इसमें सिर्फ एक सदस्य होते हैं। केक की पोस्ट पे केक क्या है, एक तरह से इसको हम संवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं कि एक सदस्य ही निकाय है। इसमें कितने होते हैं? एक सदस्य होते हैं। या फिर एक संवैधानिक पोस्ट भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? एक सदस्य ही निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी, एक सदस्य ही निकाय। और इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट केक थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। और करंट में केक हैं के संजय मूर्ति। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। अब इससे संबंधित आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 148। तो 148 में ये कहा है कि भारत में क्या होगा? एक तो केग होगा, भारत के लिए एक केग होगा, यानी कि एक महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। केग होता कौन है? केग होते हैं जो भारत का ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है। कौन सा? ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। हेड ऑफ द इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो सार्वजनिक खाता है, सार्वजनिक खाते का इनको संरक्षक कहा जाता है। सार्वजनिक खाता, पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। भारत की जो भी संपूर्ण वित्तीय प्रणाली है उसका कंट्रोल इन्हीं के पास होता है। भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक, वित्तीय प्रणाली के नियंत्रक होते हैं। द केग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष या 6 ईयर्स। और यदि इनकी रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनको भी पद से हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और वो त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। और जो इनके वेतन भत्ते हैं, इनके सेवा शर्तें हैं, वो भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। के बारे में हमने क्या क्या बात की कि जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के, वो पद हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से वो पद लिया गया है। जो केग है वो एक सदस्य निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी है। फर्स्ट केग थे भारत के वी नरहरि राव और वर्तमान में केग हैं के संजय मूर्ति। आर्टिकल जो 148 है उसमें कहा गया है कि भारत के लिए केग होगा, यानी भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। और जो केग होते हैं वो अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और जो हमारा सार्वजनिक अकाउंट है, पब्लिक पर्स है, उसके गार्जियन उनको माना जाता है। और जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा, वो उनके कंट्रोल में होता है, उसके
नियंत्रक होते हैं। अब इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। और हटाने की प्रक्रिया में अगर ये त्यागपत्र देते हैं तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, और इनको हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। बाकी इनकी जो भी सेवा शर्तें हैं, उनकी वेतन भत्ते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 149, तो आर्टिकल 149 में बताई गई हैं केक के कार्य और शक्तियां। क्या बताए गए हैं? केक के कार्य और शक्तियां। तो आर्टिकल 148 में बताया गया है कि केक के कार्य और शक्तियां जो है संसद के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं या संसद के द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो केक के कार्य और शक्तियां बताने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। इसके बाद केक के कार्य क्या क्या होंगे? तो केक का सबसे प्रमुख कार्य है कि भारत की जो संचित निधि है, पब्लिक अकाउंट है और आकस्मिक निधि है, उनका लेखा जोखा करना। कौन कौन सी हो गई? संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट। आकस्मिक निधि व सार्वजनिक खाता, इनकी ऑडिट करना। इनकी क्या करना? ऑडिट करना। इनमें जो भी खर्चे किए गए हैं उनका लेखा परीक्षण करना कि उसमें जो खर्चे आपने बताए हैं वो एक्चुअल में किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। उन सब की ऑडिट करने का काम कौन करते हैं? केक करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के जो भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के खर्चे की ऑडिट करना, ये काम भी कौन करते हैं? केक के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आर्टिकल 149 में क्या है? केक के कार्य और शक्तियां बताई गई हैं। केक के कार्य और शक्तियों का निर्धारण करती है संसद। ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। केक के मुख्य कार्य क्या हैं? केक के मुख्य कार्य एक तरह से हम देखें तो जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके खर्चों का लेखा परीक्षण करना कि जो गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है उनका ऑडिट करना। उनके ऑडिट करने का काम किसका है? केक का। अब गवर्नमेंट जो है खर्चे कहाँ से करेगी? वो संचित निधि से कर सकती है, आकस्मिक निधि से कर सकती है या सार्वजनिक खाते से कर सकती है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो इनके जो भी खर्चे किए गए हैं इन अकाउंट से उनकी ऑडिट करते हैं। और भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो भी विभाग हैं, जो भी स्थानीय निकाय हैं, उनकी भी वो ऑडिट कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 149। इसके बाद है आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 में बताया है, आर्टिकल 150 ये कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति को एक सलाह देते हैं तो जो भी केंद्र के यानी कि संघ और राज्यों के जो भी अकाउंट्स हैं उनका वो प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। उनका प्रारूप जो निर्धारित किया जा सकता है, राज्यों के लिए लेखाओं का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। ये बताया गया आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 150 में क्या बताया गया है कि अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शेल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट में एन एडवाइस ऑफ केक में प्रेस्क्राइब। केक की सलाह पर राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लिए जो अकाउंट्स हैं उनका एक फॉर्मेट जो निर्धारित कर सकते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल 150 में। और आर्टिकल 151 क्या है? आर्टिकल 151 है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो केक किसको देगा? राष्ट्रपति को। केक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह है आर्टिकल 151। अब ये जो केंद्र में बात करें तो केंद्र में केक वार्षिक रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर देते हैं वित्त मंत्री को। किसको देंगे? वित्त मंत्री को। और वित्त मंत्री इसको संसद में रखते हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट है वो केक राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति वित्त मंत्री को देता है और वित्त मंत्री संसद में रखते हैं। और यदि राज्य की वार्षिक रिपोर्ट है तो राज्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाएगी, राज्यपाल वित्त मंत्री को देते हैं और वो फिर विधानमंडल में उसको रखता है। तो आर्टिकल 151 क्या है कि अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये हो गई हमारी केक से संबंधित बातें सारी।
आर्टिकल 148, 149, 150 और 151। 148 में क्या है, जो केग है उनका पद क्या है, उनकी सेवा शर्तें क्या है, उनकी नियुक्ति क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, वो सब 148 में है। 149 में उनके कार्य और शक्तियां बताई गई हैं। 150 में उनकी एक तरह से सलाह बताई गई कि वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, उसके आधार पर केंद्र राज्यों के जो ऑडिट है उनका प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है। और 151 में है कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो बहुत सिंपल से 4 आर्टिकल याद रखने हैं केग में। अब चलते हैं नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के महान्यायवादी के बारे में। भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है 76। कौन सा है, आर्टिकल 76। जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्र सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। किसके, केंद्र सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी, लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है कंट्री में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, कि जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होने चाहिए वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होनी चाहिए। इसके बाद योग्यता हो गई। इसके बाद ये जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पर बने रहते हैं। उसके अलावा ये जो है केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करते हैं। कि कोई भी कोर्ट में यदि केस चल रहा है गवर्नमेंट और किसी अन्य पार्टी के अगेंस्ट में, तो ये केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करेंगे। किसके पक्ष में करेंगे, केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पक्ष में यानी कि सरकार के तो जो भी केस हैं ये उनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे कोर्ट में। ये किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं, यानी कि जो पर्सनल केस होते हैं वो भी ये लड़ सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के यदि दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है तो उस मामले में ये केस नहीं लड़ सकते। उसके अलावा ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, लेकिन मत नहीं दे सकते। कि इनको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो दिया है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वोट देने का अधिकार किनको होता है, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और इनको असिस्ट करने के लिए, इनके सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल इनकी सहायता के लिए होते हैं। तो ये है भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित बातें। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, भारत के प्रथम विधिक अधिकारी कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कैन पार्टिसिपेट इन डिबेट ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों में ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्वालिफिकेशन ए सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करते हैं, इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। और जितने भी विधिक मामले हैं, लॉ से रिलेटेड जो भी मामले हैं, उनमें ये केंद्र सरकार को परामर्श करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 हो गया। और लॉ ऑफिस सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनमें ये केंद्र सरकार को परामर्श देते हैं। ये तो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। और राज्यों में यही काम करते हैं महाधिवक्ता। कौन करते हैं, महाधिवक्ता। उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 165 में, एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। तो केंद्र में जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है, सेम टू सेम काम किसका है, महाधिवक्ता का है राज्यों में। ये राज्य के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं।
अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र में राष्ट्रपति कर रहे हैं तो स्टेट में कौन करेगा? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर। हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। बाकी ये विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वहां पे वोटिंग नहीं दे सकते। और इनकी सहायता के लिए होते हैं लोक अभियोजक। कौन होते हैं? लोक अभियोजक इनकी सहायता के लिए होते हैं। आर्टिकल 165 ध्यान रखना है कि एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। महाधिवक्ता से नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। और सारे काम जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केंद्र में होते हैं वही काम जो है एडवोकेट जनरल के स्टेट में होते हैं। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आता है भाग 15 में। भाग 15 में है और अनुच्छेद है 324 से 329। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। भाग कौन सा है? 15 और आर्टिकल 324 से 329। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लें। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। कब हुई? 19 जनवरी 1950 को। ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, यानी कि ये परमानेंट है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है और स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। और संवैधानिक आयोग तो है ही है क्योंकि हम संवैधानिक आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। और संविधान में कहाँ उल्लेखित है? आर्टिकल 324 से 329 तक और पार्ट 15 भाग 15 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 में बताया गया है द पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का क्या करना? अधीक्षण करना, यानी कि उनको सुपरविजन करना, अधीक्षण करना, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करना, उनका क्या करना? निर्देशन करना, और उनको कंट्रोल करना, उनका नियंत्रण करना। ये कार्य किसका होगा? चुनाव आयोग का। अब किस किस के चुनाव जो हैं इनके द्वारा करवाए जाएंगे? सबसे पहले पार्लियामेंट, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इन सभी के लिए जो भी चुनाव होंगे उनके लिए मतदाता सूची तैयार करना। उनके लिए क्या करना? मतदाता सूची तैयार करना, उनका अधीक्षण करना, उनका निर्देशन करना, और उनके नियंत्रण का कार्य कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को चुनाव का अधीक्षण करने, उनको निर्देशन करने और उनको नियंत्रण करने की पावर दी गई है आर्टिकल 324 में। और कौन कौन से चुनाव? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद इसकी संरचना की बात करें चुनाव आयोग की, कि चुनाव आयोग की क्या संरचना होगी। तो चुनाव आयोग का जब गठन किया गया था उस समय ये एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? जब इसका गठन किया गया उस समय ये एक सदस्यीय आयोग था, कि इसमें सिर्फ एक सदस्य होता था। इसके बाद 1950 से लेके ये 15 अक्टूबर 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें एक सदस्य था। उसके बाद 15 अक्टूबर 1989 तक, उसके बाद इसमें 2 सदस्य और ऐड किए गए +2। इसमें 2 पोस्ट और जोड़ी गई, 2 मेंबर जोड़े गए इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इनको 1990 में वापस हटा दिया। 1990 में इन 2 मेंबर को वापस हटा दिया गया। उसके बाद दोबारा से 1 अक्टूबर 1993 को, कब? 1 अक्टूबर 1993 को फिर से इसमें 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जोड़ी गई। उसके बाद से ये एक बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय में कितने? 3 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 2 अन्य जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये तो हो गई इसकी संरचना की बात। संरचना में हमने क्या बात की? सबसे पहले जब इसका गठन किया गया उस समय ये एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 15 अक्टूबर 1989 को
इलेक्शन कमीशन जो है 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर था। उसके बाद इसमें 2 सदस्य जोड़े गए, लेकिन 1990 में, जनवरी 1990 में ये दो पोस्ट ऐड की गई थी, वो वापस हटा दी गई। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को इसे फिर से बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और इसमें 2 और इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए। उसके बाद से क्या है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त इसमें होते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल 65 वर्ष या 6 साल, जो भी पहले हो। और त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। बाकी इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है और हटाने की प्रक्रिया भी उनके सेम होती है। तो ये हो गई कंपोजिशन की बात। इट सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ऑल दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर हो गया 65 ईयर्स और 6 ईयर्स। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय आयोग था। उसके बाद 2 सदस्य जोड़े गए, लेकिन जनवरी 1990 में फिर से वापस हटा दिए गए। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को फिर से इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए और अब ये एक बहुसदस्यीय आयोग है। कितने सदस्य हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य सदस्य हैं। अब चुनाव आयोग के हम कार्यों की बात करें। चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमने बात की कि जो चुनाव से संबंधित कार्य हैं, तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल। उपराष्ट्रपति, संसद प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके चुनाव ये करवाता है। जो परिसीमन आयोग बनते हैं हमारे, डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के अंडर में, तो परिसीमन आयोग जो है वो जो अनुशंसाएं देते हैं उनके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। परिसीमन अधिनियम है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। ये कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कहाँ से कैसे कैसे चुनाव का जो है उनको संपन्न करवाया जाएगा, वो सब कार्य किए जाते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, फिर मतदाता सूची तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। मतदाता सूची तैयार करवाना टाइम टू टाइम। ठीक है। जो चुनाव होंगे उनका कार्यक्रम क्या होगा? चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना। चुनाव जो किए जाएंगे उनका कार्यक्रम कैसे होगा? और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको मान्यता देना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी इसी का कार्य है। और आचार संहिता, आचार संहिता लागू करवाना। ठीक है। तो कौन कौन से कार्य हो गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव संपन्न करवाना, के चुनाव संपन्न करवाना। परिसीमन अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना और आचार संहिता निर्मित करवाना। ये इसके मुख्य कार्य हो गए। फिर आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ने के लिए उसको जाति, मूल वंश, धर्म और लिंग के आधार पर उसको मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ने से उसको इनकार नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने से उनको इनकार नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। जाति, मूलवंश, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में जोड़ने से उनको मना नहीं किया जा सकता। यह है आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 क्या बताता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार बताता है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में है वयस्क मताधिकार की जो भी एडल्ट है उसको मत देने का अधिकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है,
क्या है? भारत का निवासी नहीं है या कोई मानसिक रूप से अस्थिर है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को जो है चुनाव देने से वंचित किया जा सकता है। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट सफरेज। 326 में बताया कि वयस्क मताधिकार है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई भारत का निवासी नहीं है या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनको मतदान करने से उनको रोका जा सकता है। यह है आर्टिकल 326। उसके बाद है आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 जो है ये चुनाव के संबंध में संसद की शक्ति को बताता है कि यदि चुनाव से संबंधित कोई भी प्रोविजन करने हैं, चुनाव से संबंधित उपबंध करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। कि चुनाव से संबंधित कोई भी प्रोविजंस बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। चुनाव से संबंधित कोई भी प्रोविजन बनाने हैं तो किसके पास शक्ति है? संसद के पास। फिर आर्टिकल 328। आर्टिकल 328 में है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। इसमें किसको शक्ति दी गई है? राज्य विधानमंडल को। यदि राज्यों से संबंधित चुनाव के बारे में कोई प्रोविजन है तो वो शक्ति दी गई है राज्य विधानमंडल को। आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी निर्वाचन है, तो निर्वाचन से संबंधित कोई भी यदि मामले हैं तो उनमें न्यायालय का हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ तक उसकी सीमा होगी, यह सब बताया गया है आर्टिकल 329 में। कि जो चुनाव से संबंधित कोई मामले हैं तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप कहाँ तक होगा, किस सीमा तक होगा, उसके बारे में बताया आर्टिकल 329। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में कहाँ से कहाँ कितना आर्टिकल है? 324 से 329 भाग 15। और जो मुख्य आर्टिकल है वो हमने लगभग सारे देख लिए, 324, 25, 26, 27, 28 और 29। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन।